हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स और कुछ यूज़फुल कमांड्स जो एक्चुअली में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। और आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगा और सारी की सारी लिनक्स की कमांड्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम लिनक्स की कमांड्स देखना। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड्स आती हैं वो होती है लिस्टिंग की। तो अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट करना है डायरेक्टरीज़ की और जो भी फाइल्स हैं मेरी डायरेक्टरी के अंदर, तो सबसे पहली हमारी जो कमांड होती है वो होती है ls। ये सबसे बेसिक कमांड होती है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उसको लिस्ट करने के लिए। और इसके बाद हमारी इसके अंदर ही एक बेसिक कमांड होती है lsla। इससे हमारे को सारी की सारी जो हमारी हिडन फाइल्स हैं वो भी हमारे को देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो यहाँ पे मुझे ये ऐसे आएंगी, बट जब मैं एल करता हूँ या फिर एल फ्लैग भी देता हूँ तब मुझे इसकी सारी डिटेल्स पता चलती हैं, जैसे कि वो कब क्रिएट हुई थी फाइल और कितनी मतलब किसने क्रिएट की थी, कौन सा यूज़र ने क्रिएट की थी, और उस फाइल के बारे में सब कुछ, जो भी उसका ये जो हमारे पास ये उस फाइल के पास कौन कौन सी परमिशन है और कौन सी आप उस फाइल के साथ एक्सेस है आपके पास, जैसे कि रीड राइट और एग्जीक्यूट। ये हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं लिनक्स के अंदर। तो अगली कमांड हमारे पास आती है cd। ये कमांड काफ़ी कॉमन होती है। cd मतलब कि चेंज डायरेक्टरी। तो अगर आप जैसे यहाँ पे मैं cd डेस्क टॉप, ये काफ़ी बेसिक कमांड है। ये आप ज़्यादातर सारे मतलब कि आप विंडोज़ के अंदर भी इसको यूज़ करते हो और लिनक्स के अंदर भी यूज़ करते हो। तो ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ चेंज डायरेक्टरी करती है। और अगर आप कहीं पे भी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे माय फोल्डर माय फोल्डर में चला जाता हूँ और मुझे डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं यहाँ पे सीडी लिखूँगा, मैं होम डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। उसके बाद एक कमांड होती है क्लियर। तो इस क्लियर कमांड से हमारा जो जो टर्मिनल है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। अब एक कमांड होती है हमारे पास pwd हमारे को करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है जिस हम डायरेक्टरी में हम हैं। तो ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ हमारे को करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है और कुछ नहीं करता है। इसके बाद आता है हमारे पास mkdir हमारी एक डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ होती है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक न्यू नाम की एक फ़ोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। mkdir से मैं उसको फ़ोल्डर को बना सकता हूँ। जैसे मैंने mkdir न्यू लिखा है, अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर दिख रहा है। तो ये हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे cd न्यू करता हूँ और मैं इस न्यू फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। अब अगर मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ और उसके लिए मुझे यहाँ पे rm मतलब कि रिमूव, और इसके अंदर एक फ्लैग देना पड़ेगा रिकर्सिव। तो और मैं यहाँ पे दूंगा न्यू। जब भी हमारे को एक डायरेक्टरी डिलीट करनी होती है हमें फ्लैग देना पड़ता है r, वरना वो डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो mkdir न्यू, और अगर मैं rm दबाऊं न्यू तो इसने एरर दिया है कि rm न्यू इज ए डायरेक्टरी, rm कैन नॉट डिलीट और रिमूव न्यू बिकॉज इट इज़ ए डायरेक्टरी। सो अगर मुझे इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो मुझे r फ्लैग देना पड़ता है जब भी अगर मैं किसी डायरेक्टरी को डिलीट कर रहा हूँ। तो और अगर मैं कोई फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और टच कमांड हम जो यूज़ करते हैं एक नई फाइल को क्रिएट करने के लिए। फाइल मतलब कि एक टेक्स्ट फाइल, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल, कोई एचटीएमएल फाइल, या फिर कोई सी भी आपकी कोई भी एक्सटेंशन की फाइल आप टच से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ
text.txt और मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे आपको text.txt फाइल बनी हुई दिख गई। तो अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे text.txt लिखूँगा तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो आरएम से आप फाइल्स को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, पर अगर आपको फोल्डर को डिलीट करना है तो आपको एक फ्लैग देना पड़ता है आर। तो हम देखते हैं और फाइल्स। तो इसके बाद आती है हमारी एक कैट फाइल। तो कैट से हम जो है उसके अंदर इनपुट किसी भी फाइल के अंदर इनपुट दे सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ text.txt। अब मैं उस कैट से text.txt, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ ABCD और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नैनो। तो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ आ गया है। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर होता है, मतलब टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट व्यूअर होता है जो हम कमांड लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर होता है जो भी हमारे लिनक्स के अंदर होती हैं। और जो हमारा पॉपुलर टूल होता है वो होता है हमारे पास विम भी काफ़ी यूज़ होता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ नैनो को। तो इसके बाद हमारे पास आती है कॉपी। तो अगर मुझे कोई फाइल को कॉपी करना है, जैसे कि यहाँ पे txt फाइल जो है हमारे पास, जो ये टेक्स्ट फाइल है, अगर मैं इसको किसी फोल्डर में कॉपी करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप फोल्डर में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cp text.txt और मैं इसको डेस्कटॉप में दे दूँगा। अगर मैं ls कर दूँगा तो यहाँ पे ये तो है, बट अगर मैं ls डेस्कटॉप करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे मिल गई है। बट अगर मुझे इसको यहाँ पे मतलब कि रिप्लेस करना, मतलब कि यहाँ से डिलीट करके एक डेस्कटॉप के अंदर डालना है, मतलब कि यहाँ से ये जो मेरी होम डायरेक्टरी है इससे ये डिलीट हो जाए फाइल और डेस्कटॉप वाली फाइल में सेव हो जाए, मतलब डेस्कटॉप वाली उसके अंदर चली जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ mv कमांड। तो ये मूव कमांड होती है, इससे आप एक फोल्डर को नेम भी चेंज कर सकते हो और एक मतलब एक फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हो और एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर, मतलब एक फाइल को दूसरे फोल्डर के अंदर मूव भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ text.txt को, अगर मुझे डेस्कटॉप में मूव करना है, तो अगर मैं अब मूव करूँगा तो यहाँ पे ये जो फाइल थी वो अब मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। और मैं अगर ls करता हूँ डेस्कटॉप में तो यहाँ पे फाइल है, बट जो हमारी मतलब होम डायरेक्टरी है उसके अंदर ये फाइल नहीं है। और इससे हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे ये txt.txt को new.txt में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ mv से। मैंने यहाँ पे rm लिख दिया है mv से। और अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे ये new.txt हो चुका है। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास फाइल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया टच फाइल। तो टच से आप जो है एक फाइल को क्रिएट कर, एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक लिंक क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ फिर से। इसका नाम होगा touch new.txt और उसके बाद मैं इसका एक
लिंक क्रिएट करता हूँ, जैसे कि lns new.txt, और सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ ऐड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ cat और new.txt, मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम गुड हाउ आर यू। फिर मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसका एक लिंक क्रिएट करता हूँ lns new.txt और मी। तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं वापस जाऊँ तो मैं यहाँ पे ls करूँ तो यहाँ पे एक मी नाम का लिंक क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस नैनो करूँ तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लिखी हुई आ रही है जो उसको दिखा रही थी। तो ये एक सॉफ्ट लिंक होता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं नैनो से, सॉरी ln से, जिससे हम एक अगर हम फ्लैग दें तो एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो सकता है किसी भी फाइल का प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमांड होती है वो होती है पी एस से हम जो है हमारे जितने भी हमारे पास जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, करंटली वर्किंग प्रोसेस है, वो दिखा देता है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ कमांड होती है जैसे किल अगर हम किल PID से हम किल करेंगे, जैसे मैंने कैट कमांड की किल, ये मैं PID ले लेता हूँ और उसे कॉपी कर लेता हूँ और शिफ्ट इंसर्ट से मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और मैं क्लिक को चला देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैट कमांड आ रही है जो बैकग्राउंड में काम कर रही है, पहले स्टॉप प्रोसेस है क्योंकि मैंने इसको किल कर दिया है। तो इसके बाद हमारे पास आती है हमारा ch मोड फाइल परमिशंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ फाइल परमिशंस। तो फाइल परमिशंस में हमारे पास होता है ch मोड। ch मोड हमारा यूज होता है हमारी जो हमारे परमिशंस हैं उसको चेंज करने के लिए किसी फाइल को लेके, जैसे कि तो अगर मैं यहाँ पे ls करूँ और मेरे पास जो ये नीट टेक्स्ट फाइल है उसको मैं परमिशंस चेंज करूँ, तो यहाँ पे मैं ch मोड, यहाँ पे अगर मुझे परमिशन देनी है कौन सी, जैसे अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दूँ ch मोड का, तो ch मोड के अंदर हमारे पास एक होता है फोर यूज़ होता है रीड के लिए, मतलब कि फोर जब हम, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 777 ये चीज़ है, तो हमारे पास हमारी सारी परमिशंस हैं, जैसे कि रीड राइट और एग्जीक्यूट की चारों तीनों की तीनों परमिशंस हैं हमारे पास, और ये तीनों को है, मतलब कि ग्रुप्स को और यूज़र को और वर्ल्ड को, मतलब कि कोई भी जो एक्सेस कर रहा है इसको। तो ये पूरी की पूरी मतलब फाइल जो है ये ओपन है सबके लिए, रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों के लिए। तो सबसे पहला जो होता है हमारा यूज़र, मतलब कि मेरे लिए ये फाइल मैं अपने उसके अंदर जस्ट मतलब लॉगिन करके मैं चला रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फाइल को मैं क्या क्या एक्सेस देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 7, तो 7 मतलब कि मेरे पास सारे एक्सेस हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों के तीनों एक्सेस मेरे पास हैं। जो अगला हमारे पास आता है, जैसे कि मेरे पास 7 है तो मैं यूज़र हूँ, तो मेरे पास सारे एक्सेस हैं। अगला अगर मैं 7 देता हूँ, अगली एक्सेस हमारे पास जो 7 आती है, तो हमारे पास ग्रुप के पास पूरा एक्सेस है इस फाइल को यूज़ करने का, मतलब जितने भी मेरा ग्रुप है इसके अंदर, जिस ग्रुप के अंदर भी मैं हूँ उसके पास सारा एक्सेस है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए।
और अगला आता है 7, मतलब कि इस फाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा है। मतलब कि अगर वो इस मशीन को यूज़ कर रहा है तो ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। मशीन का मतलब ये होता है कि सर्वर, मतलब कि सर्वर पे कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी यूज़र इस जो मेरी new.txt फाइल है उसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मतलब कि कोई कुछ भी कर सकता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों एक्सेस उसके पास है। बट अगर मुझे यहाँ पे देना है कि वो सिर्फ जो ग्रुप है और जो अदर यूज़र हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, पर मैं तीनों ऑपरेशंस कर सकता हूँ, मतलब कि रीड राइट और एग्जीक्यूट। और आता है हमारे पास, अगर मुझे देना है कि कोई भी, मतलब मैं रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों ऑपरेशन कर सकूँ, मेरा ग्रुप रीड और जो है राइट कर सके, तो मैं यहाँ पे आएगा 6। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अदर यूज़र हैं वो रीड और एग्जीक्यूट कर सके, मतलब कि उसके लिए मैं दूंगा यहाँ पे 5। अब ये वैल्यूज़ हमारे को जनरेट कैसे करनी होती है, सबसे पहले हमारे पास होता है 4। 4 मतलब कि रीड, ओके। 4 होता है हमारा रीड ऑपरेशन के लिए। और इसके बाद आता है हमारे पास 3, सॉरी 2। 2 होता है हमारे पास राइट परमिशन के लिए। और 1 होता है हमारे पास एग्जीक्यूट के लिए, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिर बताऊँ, तो जैसे अब मेरे पास 4 + 2 + 1 = 7। तो अगर मुझे यहाँ पे सारी परमिशन देनी है तो मैं 7 दूंगा इसलिए। पर अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड और राइट की जो है परमिशन देनी है तो मैं यहाँ पे दूंगा 6। और अगर मुझे देनी है राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन तो यहाँ पे मैं दूंगा 3। तो इस तरह से इसमें काम होता है। अगर मुझे यहाँ पे सब में मैं 666 दे देता हूँ तो कोई भी इसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा इस फाइल को। तो इसको हम कहते हैं रीड राइट और ch मोड की जो भी हमारे पास जो परमिशंस होती हैं वो इससे यूज होती हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे इस फाइल की new.txt की जो परमिशंस हैं वो चेंज करनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ls new.txt की परमिशन चेक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रीड राइट की परमिशंस हैं, ग्रुप के पास सिर्फ रीड की परमिशंस हैं और अदर यूजर्स के पास भी सिर्फ रीड की परमिशंस हैं। वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे पहला होता है वो मेरा होता है, मतलब कि जो ये करंट यूज़र होता है, जो फाइल ओनर होता है उसके लिए। उसके बाद होता है हम जो वो जिस ग्रुप के अंदर है, तो इसके अंदर मेरे पास सिर्फ रीड की ऑपरेशंस है। जितने भी मेरे जो 7 लोग होंगे, मतलब कि जिस ग्रुप के अंदर मैं आऊँगा और उसके अंदर जितने भी लोग होंगे उनके पास रीड के ऑपरेशंस है, मतलब वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। और बाकी जो बचे जितने भी अदर यूज़र्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ रीड के ऑपरेशंस है, मतलब रीड की एक्सेस है इस फाइल की। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो सबसे पहले मैं लिखूँगा ch मोड और मैं लिखूँगा 7 कि मेरे पास इसकी सारी परमिशंस हैं। उसके बाद मैं लिखूँगा 4 और 4, मतलब कि मेरे पास सारी परमिशंस हैं और जितने भी मेरे जो अलग हैं, मतलब कि ग्रुप और जो अदर यूज़र्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है। यहाँ पे मैं देता हूँ new.txt और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ls new.txt इसको देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे लिए सारी की सारी परमिशंस ऑन हो चुकी हैं, मतलब कि मैं इसे रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकता हूँ। बट बाकी जो दोनों ग्रुप और
अदर यूज़र हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है। तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं ch मोड को। तो अगर मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद होता है हमारे पास सिस्टम इन्फो की कुछ कमांड्स, जैसे कि W। अगर मैं W करता हूँ तो मेरे पास सिस्टम के अंदर जितने भी जो लोग होंगे, मतलब कि जितने भी यूज़र होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे। तो अभी मैं ही हूँ तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ही यहाँ पे नाम दिखा रहा है और मेरा एक ही यहाँ पे यूज़र दिखा रहा है। तो इसके बाद हमारे पास होता है who am I। तो इसने मेरा यूज़र का नाम बता दिया है। who am I से हमारा जो नाम होता है वो हमारे को पता चलता है, मतलब कि जो यूज़र है वो कैसे लॉग्ड इन है। लॉग्ड इन एज मतलब कि who you are logged in as, मतलब कि आप किस तरह से लॉग इन हो। इसके बाद हम देख सकते हैं अप टाइम। अप टाइम हमारे पास ये है कि मतलब जो हमारा सर्वर या फिर हमारा जो मशीन है वो कितने टाइम से चल रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं डेट, जो आज की डेट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं, तो इसके बाद हमारे पास होता है यूनेम। तो इससे हमारे को कर्नल के बारे में पता चलता है, जो मेरा लिनक्स का कर्नल है और जहाँ पे मैं मंजारो यूज़ कर रहा हूँ। जो हमारे लिनक्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे को ये बताता है यूनेम। यूनेम ए हमारा ऑल हो जाता है। यूनेम से हमारे को सिर्फ पता चलता है कि हमारे पास जो कर्नल है वो कौन सा है। तो इसके बाद हम देखते हैं डीएफ। डीएफ एक कमांड होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्क यूसेज कितनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डीएफ तो ये मुझे बताएगा कि कितनी हमारी जो डिस्क यूसेज हो रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास जो डेव SDA7 है उसके अंदर मेरे पास 11% की हमारे पास जो यूसेज हो रखी है, और बाकी सब में भी लिखा हुआ है कितनी उसके अंदर हमारे पास स्पेस है और कितना यूज़ हो रखा है और कितना अवेलेबल है। तो और इसके बाद हमारे पास होती है एक कमांड जिसे हम कहते हैं du। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ du कर दिया है। du आपको सब कुछ बताएगी कि हमारे पास जो हमारे सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा है वो क्या क्या है, मतलब कि डिस्क स्पेस क्या क्या यूज़ कर रहा है, मतलब उस डिस्क के ऊपर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। शो डायरेक्टरी स्पेस यूसेज, मतलब कि यूसेज क्या क्या हुई है हमारी डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ du को तो ये इतनी बड़ी फाइल दे देगा मुझे। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस होंगी और जो भी हमारे पास डेटा होगा वो मेरे को यहाँ पे दे दिया है इसने। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं नेटवर्क की, जैसे कि पिंग। पिंग तो पिंग कमांड के लिए हमें एक एड्रेस देना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे google.com देता हूँ। गूगल, तो इसने पिंग करना स्टार्ट कर दिया है गूगल को, मतलब कि ये सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है गूगल को, गूगल के सर्वर पे। और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस भी मुझे दिख रहा है गूगल का, जिस आईपी एड्रेस पे गूगल के सर्वर चल रहा है। तो इसे हम रखते हैं। इसके बाद हमारे पास होती है एक whois कमांड, जिससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस का मतलब उस सर्वर की या फिर उस नेटवर्क की, उस डोमेन की।
तो सबसे पहले आपको whois कमांड को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ whois google.com, तो यहाँ पे मुझे इसकी सारी की सारी डोमेन इंफॉर्मेशन देगा। मतलब कि यहाँ पे ये यूरोप का नंबर दिया है इसने, तो यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली है गूगल की सर्वर के बारे में। या फिर गूगल के डोमेन के बारे में। तो इसके बाद हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि कंप्रेशन की कमांड्स। जैसे कि हमारे को एक टार फाइल बनानी है या फिर कोई हमारे को उसको कंप्रेस्ड फाइल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक mkdir एक फोल्डर बना लेता हूँ, जैसे कि न्यू ls, और इसके अंदर मैं mv new डॉट txt न्यू, तो मैं यहाँ पे अब जाता हूँ न्यू में, प्रेस करता हूँ। अब मुझे इसको टार फाइल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा टार cf और उसके बाद फाइल नेम मतलब कि जिस फाइल, मतलब जैसे यहाँ पे मुझे क्रिएट करनी है न्यू डॉट टार, और उसके बाद जिस फाइल को मुझे टार फाइल बनाना है, जैसे मुझे यहाँ बनाना है न्यू से, अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फाइल बन गई होगी न्यू डॉट टार नाम की। अगर मुझे इस फाइल को अब एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा xf, और यहाँ से इस न्यू को वर्ड को हटा दूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे न्यू फोल्डर मिल जाएगा, और वो पहले से यहाँ पे था। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, और अब मैं अपनी टार वाली फाइल चलाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे न्यू फोल्डर मिल चुका है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू में, और हमारे को फाइल्स भी मिल चुकी हैं। तो क्योंकि मेरे पास वो फोल्डर पहले से ही था, तो वो फोल्डर जनरेट नहीं हुआ था, ओवरराइट हो चुका था। तो अब मैंने पहले उस फोल्डर को डिलीट किया, न्यू फोल्डर को, उसके बाद हमने जो है उस न्यू डॉट टार को एक्सट्रैक्ट किया, तो हमारे को न्यू फोल्डर मिल चुका था। अब हमारे पास एक और टेक्निक होती है जिप करने के लिए, मतलब कि कंप्रेस करने के लिए फाइल को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं gzip। और अगर मुझे यहाँ पे करना है न्यू फाइल को, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे लिखना है gzip न्यू। cd न्यू gzip न्यू डॉट txt। तो जैसे मैंने gzip न्यू डॉट txt किया, तो जो ये न्यू डॉट txt है वो एक कंप्रेस्ड फाइल बन गई gz नाम के एक्सटेंशन से। तो अगर मुझे इस gz नाम के मतलब इस फाइल को डिकम्प्रेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा d। अगर मैं d फ्लैग देता हूँ और यहाँ पे उस फाइल का नाम रख देता हूँ, तो ये डिकम्प्रेस कर देगा इसको। अगर मैं अब चालूँ तो ये न्यू डॉट txt बन चुका है। सॉरी, ये न्यू डॉट txt इस
तो अब हम थोड़ा देखते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ LA। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर है, हिडन फोल्डर। LA करने से हमारे को सारे फोल्डर दिख जाते हैं जो भी हमारे हिडन होते हैं और जो भी होते हैं। तो यहाँ पे जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि ये दो फोल्डर्स कौन से होते हैं। यहाँ पे इन फोल्डर के बारे में क्या होता है कि सारे फोल्डर्स के अंदर दो पार्ट्स एक्स्ट्रा इंक्लूड किए जाते हैं। एक जो उसका करंट पाथ है, मतलब कि डॉट, और एक डबल डॉट जो उसका प्रीवियस पाथ है, मतलब कि उसका उससे जो पीछे वाला जो पाथ है, मतलब जो उसका पेरेंट पाथ है। तो अगर मैं यहाँ पे CD डॉट डॉट पे जाता हूँ तो ये मुझे बैक पे ले जाता है, जो आपने कई बार देखा होगा। तो CD डॉट डॉट में मैं बैक में चला जाता हूँ जब भी मैं इससे करता हूँ। अगर मैं CD डॉट करता हूँ तो मेरे को ये उसी जगह पे रखता है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था मेरी कॉलेज के एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। और इसके बाद हमारे पास कुछ हो जाती है एग्जिट। तो एग्जिट कमांड से हमारा जो टर्मिनल है वो ऑफ हो जाता है और ये बंद हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।